जय हिंद दोस्तों, टेस्ट साथी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं किशोर कुमार एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आधुनिक भारत की जो सेशन है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप लोग अब तक हम लोगों ने देखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता है भारत में, और एक बड़े बड़े क्षेत्र पर जो है भारत के लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर वो अपना सत्ता की विस्तार कर लेता है। और इस क्रम में, सत्ता के विस्तार के क्रम में, वो भारत के लगभग सभी आयामों को, भारत के समाज के सभी वर्गों को उसने प्रभावित किया था। जिसके कारण वहां पर दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिला था। एक तरफ हमने देखा था कि उसके निगेटिव प्रभाव के कारण जो है भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए थे, और उसके पॉजिटिव प्रभाव भी हुए थे, जिसके कारण वहां पर हमने देखा था कि भारत में जो समाज सुधार आंदोलन है उसकी प्रेरणा जो है वो इसे यहीं से मिली थी। उसके कारण जो है उसे यहीं से देखने को मिला था। वो जो सामाजिक उस काल में जो शिक्षा का विकास वगैरह किया गया था, तो इसी कारण हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जब हम सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सुधार आंदोलन के जितने भी सबसे बड़े कारण थे, उन सभी में सबसे बड़ा कारण जो था उस काल में, औपनिवेशिक काल में, शिक्षा का विकास था। इन्हीं जो पश्चिमी और आधुनिक शिक्षा थी, इनको पढ़कर हमारे विद्वान जो थे, हमारे पूर्वज थे, उन्हें लगा कि हमें अपने भारत के धर्म में या फिर समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई है, जिन्हें समय के साथ सुधार करना बहुत ही जरूरत है। इसलिए उन्हें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और एक आंदोलन का रूप ले लिया वो। तो हमने देखा था कि इस सब की जो सुधार आंदोलन की जो सबसे बड़ी रीढ़ थी, रीढ़ की जो हड्डी थी, बैकबोन जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा कारण जो था वहां पर शिक्षा का विकास था। हमारे सेशन में आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये यही है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक बन जाता है। ये औपनिवेशिक काल में, शिक्षा के काल में जो भी विकास किया गया था वही हमारा आज का इतिहास है। हम आज भी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो उसका कारण वही है, और यदि बुरी है, ये बहुत सारी अभी शिक्षा व्यवस्था में खामियां देखने को मिलती है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, तो जो भी कुछ खामियां दिखाई दे रही है आपको, इसका कारण वो औपनिवेशिक शिक्षा ही है। इसलिए इतिहास को, जो शिक्षा के इतिहास है उसको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं, भले वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस से लेकर के जो छोटे छोटे वनडे एग्जाम है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते रहे हैं। शिक्षा को लेकर के उस काल में जो प्राथमिक प्रयास किए गए थे उससे पूछा जाता रहा है कि जो है, जैसे कि जोनाथन डंकन थे, राजा राम मोहन राय के प्रयास थे, प्राथमिक स्तर पर जो किए गए थे, ईसाई मिशनरियों द्वारा जो प्रयास किया गया था ये तो था ही। उसके बाद सरकारी प्रयास भी किए गए थे विभिन्न एक्ट के माध्यम से, जैसे कि पहली बार जो आधिकारिक रूप से शिक्षा के लिए विकास किया गया था 1813 में, जो है 1 लाख रुपए दिया गया था शिक्षा के विकास के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे कमिटी बनाई गई थी, बहुत सारी समिति और आयोग गठित की गई थी शिक्षा के विकास के लिए औपनिवेशिक काल में। तो कहीं ना कहीं ये सभी आयोग जो है पूछे जाते रहे एग्जाम में कि ये आयोग किस विषय से संबंधित है, इस आयोग का गठन कब किया गया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो कुल मिला के जो आज का हमारा सेशन है, यही भारत औपनिवेशिक काल में जो है शिक्षा का विकास, हम आज के सेशन में, संपूर्ण सेशन में इसी के बारे में बातचीत करेंगे। और देखेंगे कि सबसे पहले जो है व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास हुए थे वहां देखेंगे, उसके बाद आधिकारिक तौर पर जो सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए गए थे हम उसे भी देखेंगे, और अंत में देखेंगे कि भारत में जो है स्थानीय शिक्षा जो है, यानी कि जो देसी भाषा की जो शिक्षा है उसके लिए कुछ प्रयास किए गए थे कि नहीं। ये आपके लिए मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के लिए भी। ऐसा इसलिए कि देखिए, सबको पता है कि औपनिवेशिक काल में जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार प्रसार किया गया था, जो बहुत जोरों शोरों से उसकी प्रसार किया गया था। लेकिन उस काल में देसी शिक्षा के भी विकास हुए थे। ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि देसी शिक्षा जो है, भारत की जो भारतीय भाषा में जो शिक्षा व्यवस्था की गई थी उसके लिए क्या प्रबंध किए गए थे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, औपनिवेशिक काल की जो तकनीकी शिक्षा थी, औपनिवेशिक काल में किन किन तकनीकी जो एजुकेशन है व्यवसायिक शिक्षा के बारे में, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज थे, तो ये कितने ऐसे कॉलेज उस समय स्थापित हुए थे, कितने यूनिवर्सिटी स्थापित हुए थे, ये चीज भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अंत में हम लोग जानेंगे कि भारत में जो औपनिवेशिक शिक्षा जो फैलाया था, उस शिक्षा के प्रभाव क्या निकले, क्या अच्छा प्रभाव था या बुरा प्रभाव था, हम उस प्रभाव को देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि उसका महत्व, औपनिवेशिक काल में शिक्षा व्यवस्था का महत्व क्या रह गया था। लेकिन इन सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस काल में जो शिक्षा व्यवस्था शुरू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसका कारण क्या था, शिक्षा व्यवस्था के कारण अथवा उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, इसके हम उद्देश्य अथवा कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की ही क्यों थी।
आखिर ऐसा उसे क्या आन पड़ी थी कि भारत में भारतीय लोगों को शिक्षित करना पड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो शिक्षा के विकास के जो कारण है, हम लोग वहां पर पहुंचते हैं। उससे पहले एक थोड़ा बैकग्राउंड बना लीजिए कि अंग्रेजों से आने से पहले, आगमन से पहले भारत की शिक्षा प्रणाली क्या थी। मतलब भारत में मुगल काल में, सल्तनत काल में, या उससे पहले भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो एक छोटे से, ये आपके मेंस के लिए जरूरी है, ये शिक्षा पर जो है, गुरु शिष्य पैटर्न पर आधारित था। छोटी छोटी पाठशालाएं होती थी, ये आपके लिए मेंस के काम है। उस समय जो है बच्चों को संस्कृत, व्याकरण, प्रायोगिक गणित, महाजनी खाता, इस सब के बारे में पढ़ाया जाता था। ये जो विद्यालय होते थे प्रारंभ के, ये मंदिर, दुकान, किसी शिक्षक के घर, किसी वृक्ष के नीचे अथवा सार्वजनिक स्थानों पर चलती थी। प्रारंभ में 10 से 20 विद्यार्थी होते थे, और फसल के जो कटाई के मौसम होते थे उस समय जो है फसली मौसम में पाठशालाएं बंद कर दी जाती थी। इसका कोई फीस वीस नहीं होता था। तो ये जब आप बैकग्राउंड बनाएंगे मेंस आंसर राइटिंग में, तो बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपके लिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया। अब सीधे हम अपने मूल कारण की ओर लौटते हैं, जो हमारे लिए प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्विक रिवीजन सीरीज है और सीधे प्रीलिम्स से फोकस है। तो हम सबसे पहले उसी की ओर देखते हैं। इस काल की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला जो उद्देश्य था इसका, ये था अपने शासन को वैध बनाना। अब इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, देखिए, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्हें कुछ ऐसा कर दिखाना था भारतीयों के लिए, ताकि भारत के जो उस समय के पढ़े लिखे या उच्च वर्ग के लोग थे या धनी मनी लोग थे, उनको लगे कि अंग्रेज जो भारत आया है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये हमारे भलाई के लिए है। तो ऐसा लगना चाहिए। इसीलिए अपने शासन को वैध बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित करना जो है शुरू कर दिया था। उस समय जो शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई थी, तो आप जरा सोचिए कि कौन उसके विद्यालय में पढ़ने के लिए आते होंगे। क्या कोई गरीब या मजदूर या रिक्शा जो ठेला चालक वाला था वो पढ़ता होगा। उस समय के जो बड़े बड़े जमींदार थे, उस समय के जो राजे महाराजे के जो होते थे, उसके बेटे पढ़ने आते थे, उसके बच्चे सब पढ़ने आते थे। तो उन्हीं को, इन्हें खुश करना था। यदि वो भारत में अस्थायी, देखिए वैध बनाने का क्या मतलब होता है। वैध बनाने, यदि आपको अमेरिका में जाके कोई फैक्ट्री स्थापित करनी है, तो सबसे पहले आप वहां पर जाएंगे तो वहां के जो लोकल, जो बदमाश लोग हैं या धनी अमीर लोग हैं, उसकी सहानुभूति और उससे दोस्ती आपको करनी पड़ेगी, तभी आप वहां पर रह सकते हैं। नहीं तो उसकी दुश्मनी का जो है आपको दुश्मनी बोल लेना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने शासन को वैध बनाने के लिए जो है भारत में शिक्षा करना शुरू किया था, ताकि भारतीयों को लगे कि औपनिवेशी काल जो है, अंग्रेजी का जो है, अंग्रेजी जो इसलिए आया है, अंग्रेजों का जो शासन है वो आपके लिए अच्छी साबित हो सकता है। ठीक है, तो उनका सबसे बड़ा मकसद यही था। दूसरा मकसद यहाँ था कि यहाँ के जो कुलीन वर्ग थे, अमीर वर्ग, अभी हमने कहा था कि जो उस समय के जमींदार वगैरह, राजे महाराजे थे, या फिर जो भी उस समय के जो अधिकारी वर्ग थे, इससे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, दोस्ती बढ़ाना उसका काम था। तीसरा एक और काम था। तीसरा काम ये था कि जब आपने देखा था कि 1765 ईस्वी में जब उन्होंने, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल को जीत लिया था, इलाहाबाद की संधि की थी, और इलाहाबाद से उसने क्या किया था, राजस्व वसूलने की, उस संधि के द्वारा जो राजस्व वसूलने की जो है अधिकार प्राप्त किया था। केवल राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त किया था उसने, वहां से जो है प्रशासन का हस्तक्षेप, प्रशासन अधिकार नहीं लिया था, प्रशासन का अधिकार। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय भारत में जो है बहुत सारे ब्रिटिश लोग नहीं थे। प्रारंभ में कुछ, केवल अधिकतर पुरुष ही आते थे, और वो सैनिक होते थे जो भारत में आके उसे साम्राज्य विजय करना होता था। उसके बाल बच्चे और स्त्री वगैरह सब कम आया करते थे, पारिवारिक रूप में कम आया करते थे। तो शुरुआत में जो है बहुत ही कम अंग्रेज थे यहाँ पर, और इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर अंग्रेजों को, इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर जो है शासन करना बहुत ही आसान नहीं था। इसलिए जरूरी ये था कि पहली बात तो ये था कि कुछ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अंग्रेज भारत आए, और दूसरा वहाँ का जो, यहाँ के जो लोग हैं, कुछ में से उन्हीं में से जो है उसी को अंग्रेज बना दिया जाए, मतलब उससे दोस्ती कर लिया जाए या फिर अपना गुलाम बना लिया जाए। तो इसलिए ये जो उपलब्धि हासिल करने तक हम देखते हैं कि लॉर्ड जो है वारेन हेस्टिंग्स सबका शासनकाल आ जाता है। वहां पर आने के बाद बंगाल का जो द्वैत शासन समाप्त करके उसने सीधे प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लेता है। तो 1765 से बंगाल, देखिए, इसने पलासी और बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। उसके बाद से लेकर के वारेन हेस्टिंग्स तक 1772, इस बीच में उन्होंने 8-9 सालों, जो 10 सालों का जो बीच का फेज है, इसी फेज में इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को बहुत ही ठीक कर ली थी। बहुत सारे लोगों को शिक्षित करना शुरू कर लिया था, और अपनी जो है अपनी संख्या बल बहुत मात्रा में बढ़ा ली थी। यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ा लिया था, और उसके बाद प्रशासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया था, बंगाल का विलय कर लिया था उसके बाद। ठीक है, इसकी शिक्षा का उद्देश्य ये भी था कि भारतीयों में जो है राष्ट्रीयता की भावना को कम करना।
वो जानबूझ के भारतीयों को ऐसी ऐसी साहित्य पढ़ाते थे और उनको बताते थे कि तुम्हारे साहित्य में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हमारे साहित्य को अपमान करते थे, हमारे धर्म ग्रंथों वेदों को अपमानित करते थे। कहता था कि ये तुम्हारा पुराना ग्रंथ है, इसमें जो प्रचलित बातें हैं अब ये अमान्य हो चुकी है, अब आधुनिक भारत में लागू नहीं किया जा सकता है। तो उसे अपमानित करके अपने खुद के जो है जो साहित्य है उसे प्रशंसनीय कराया जाता था। इस तरह से ये था कि हमारी इसका सबसे बड़ा कारण था कि राष्ट्रीयता भावना की कमी करना। तो उनकी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य ये भी था, लेकिन इसका प्रभाव उल्टा पड़ गया, ये अलग बात है। ठीक है। ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार बनाना। आपने मैकाले की कथन को पढ़ा होगा। वो भारतीयों में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन विचारों, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। यदि कोई ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हो, अंग्रेजी जानता हो, पढ़ता हो, तो जरूर ही वो अंग्रेजी वस्तुओं को, जो अंग्रेजी साहित्य को जानता हो, उनके शौक, उनके रीति रिवाज, उनके परंपरा जो जानता हो, तो ये अवश्य है कि वो जो है अंग्रेजी कपड़ों की मांग करेंगे, और अंग्रेजी कपड़ों की मांग करने के बाद वो अंग्रेजों की जो है गुलामी करने लगेंगे। तो इनका यही मकसद था कि ये सब एक भारतीयों में एक ऐसा बाजार तैयार करना कि ये लोग ब्रिटिश वस्तुओं की मांग करें। ठीक है, ताकि ब्रिटेन में जो वस्तुएं तैयार होती है वो भारत में आके बेची जा सके। तो इनका ये भी एक मकसद था। दूसरा, भारतीयों में अंग्रेजी भाषा को सिखाना भी था। देखिए, भारत में उस समय बहुत सारे आधिकारिक भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं थी। संस्कृत एक भाषा थी, लेकिन संस्कृत कितने लोगों को जानता था? पूरे देश में एक ऐसी संस्कृत ही भाषा थी जो जो फ्रैंका लिंग्वा जिसे कहते हैं, संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही थी। संपर्क भाषा काम तो कर रही थी, लेकिन समाज के कितने वर्ग लोग थे? जो बिहार के लोग हो, जो सीधे केरल में जाके बातचीत करने लगे। क्या केरल के सभी लोग संस्कृत जानते होंगे, या बिहार के सभी लोग संस्कृत जानते हैं? तो संस्कृत इस समय जो है एक संपर्क भाषा के रूप में काम नहीं कर सकती थी। एक जो समाज के उच्च वर्ग के लोग होते थे वही संस्कृत जानते थे, और वही लोग दूसरे जो है राज्य में जाकर के बातचीत कर सकते थे। अंग्रेजों के आने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि पूरे भारत को एक साथ जोड़ दे ऐसा कोई भाषा होना चाहिए, और यही वो भाषा था, अपनी भाषा। उसको कहा कि भाई तू हमारी भाषा को सीख ले, तभी हम तुम्हें सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे। जो कोई अंग्रेजी सीख लेता था उसे बहुत प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। तो इसी प्रकार, इसीलिए जो है ये भाषा बहुत तेजी से फैल गई थी। ठीक है, तो ये सभी उद्देश्य थे जिसके कारण भारत में जो है यहाँ पर शिक्षा का प्रसार करना शुरू कर दिया था उसने। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या किया गया था उस काल में शिक्षा के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ शुरुआत में जो है व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए गए थे। उस समय के जो ईसाई मिशनरी वगैरह थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज की स्थापना की ली थी। और शुरुआत में जो भी कार्य जो स्थापना किए गए थे, उनका अधिकतम कार्य ये होता था कि पुराने धर्म ग्रंथ जो थे उनका अनुवाद करना। हम लोग अभी तक जितने भी देख रहे हैं ये अनुवाद करने के लिए था, और ये खुद ब्रिटिश अधिकारी को पढ़ाने के लिए था। ये सब जो कलकत्ता मदरसा वगैरह देख रहे हैं, ये भारतीयों को शिक्षित करने के लिए नहीं था, ये बल्कि था ब्रिटिशों, जो ब्रिटिश अधिकारी थे जिनको भारत पर राज करना है, जिनका शासन करना है। शुरुआत में तो इक्के दुक्के लोग थे, इनको शिक्षित करना था। और इनके शिक्षित करने का मकसद ये था भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, ताकि भारत के रीति रिवाजों को जान सके। जब तक आप रीति रिवाजों को, किसी स्थानीय आबादी को नहीं जान पाएंगे, तब तक वहां पर शासन नहीं कैसे कर पाएंगे। अभी भी आप स्टेट पीसीएस एग्जाम देते हैं तो वहाँ की स्पेशल जो विशेषता है, जैसे कि यूपी स्पेशल, चाहे बिहार स्पेशल, चाहे झारखंड स्पेशल, आपसे पढ़वाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप वहाँ की स्थानीय आबादी के रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर, उनकी बोलचाल को समझ पाए, और तभी तो आप उसके वहाँ पर ठीक समझ से समझेंगे, तभी तो वहाँ पर शासन कर पाएंगे। तो ये जो कलकत्ता मदरसा सिखाया गया, स्थापित किया गया था, इनका मकसद भी वही था। इसका मकसद था कि वो भारत में जो बहुत सारे मुस्लिम वर्ग थे उन पर शासन करने के लिए उर्दू, अरबी, फारसी और इस सब का जो है ज्ञान हो, उसके कानून का ज्ञान हो, तभी तो यहाँ के जो है मुस्लिम वर्ग उस पर शासन कर पाएगा। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जो व्यक्तिगत स्तर पर जो काम किए गए थे, ये इसलिए नहीं किए गए थे कि वो भारतीयों को शिक्षित करना है, बल्कि ये अंग्रेजों को शिक्षित करने के लिए किया गया था, भारतीय संस्कृतियों से उसे अवगत कराने के लिए किया गया था। और इस काल में जितने से ज्यादा जो सोसाइटी स्थापित हुई थी, इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में जो है अनुवाद काम ही किया था, भारतीय धर्म ग्रंथों का जो है अनुवाद किया था। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, आपने देखा होगा, इसने गीता का अनुवाद किया था, भगवत गीता का अनुवाद किया था। और इसके साथ ही बहुत सारे धर्म ग्रंथ थे जिनका अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सुना होगा, कालिदास की रचना है, तो उसका भी इसने अनुवाद किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुवाद करने का सीधा यही मकसद था कि भारतीयों की संस्कृति को जानना।
अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये कालिदास की रचना है, इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया था इस सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो हम देखते हैं कि क्या क्या स्थापना किया गया था। शुरुआत में यही किया गया था। सबसे पहली बार जो है 1800 जो है, आप देखते हैं कि 13 का जो एक्ट पारित होता है तब सरकारी स्तर से प्रयास किए जाते हैं। उससे पहले जितने भी प्रयास किए गए थे वही सभी एक व्यक्ति के रूप में किया गया था। तो ये तो हम लोग अभी व्यक्तिगत स्तर पर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था, इनके काल में पहली बार जो है अरबी और फारसी के अध्ययन के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी, ठीक। विलियम जोन्स जो था, इन्होंने प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। जोनाथन डंकन, इन्होंने 1751 ईस्वी में 91 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। यही बाद में जाकर आप देखते हैं कि ये बीएचयू में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य था हिंदू कानूनों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना, ठीक। लॉर्ड वेलेजली, इसके काल में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1801 ईस्वी में। इसका मतलब ये, इसका मकसद ये था कि भारत में सिविल सेवाओं के जो अधिकारी होते थे इनको प्रशिक्षण देना था। इनका मुख्य उद्देश्य होता था कि ब्रिटिश प्रशासकों को भारतीय संस्कृति और परंपरा से परिचित कराना। अब देख लिया कि इसका क्या मकसद था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में जो प्रशिक्षण दिया जाता था, इसमें भी यही सिखाया जाता था कि भारतीय जो संस्कृति और परंपरा है उससे अवगत कराया जाता था ब्रिटिश अधिकारियों को। यहाँ से शुरू हो जाता है सरकारी प्रयास। ये पहली बार था भारतीय औपनिवेशिक इतिहास में जहां पर सरकारी स्तर पर जो है भारत की शिक्षा के विकास के लिए काम किए गए थे। 1813 का चार्टर एक्ट, इस अधिनियम द्वारा शिक्षा को सरकार का उद्देश्य बनाने की दिशा में पहला कदम कहा जाता है, ठीक है। इससे कंपनी को साहित्य के पुनरुद्धार और सुधार के लिए 1 लाख रुपया व्यय करने का जो है आदेश दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही बहुत बार पूछा जा चुका है। कहता है कि प्रश्न में पूछा गया है कई बार कि वे कौन से अधिनियम है जिसके तहत भारतीय शिक्षा के विकास के लिए वित्त का प्रबंध किया गया था। तो ये कौन सा अधिनियम था, तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1813 के बाद मैकाले मिनट 1835 ईस्वी। मेघालय मिनट एक समिति बनाई गई थी 1823 के आसपास। इन्होंने अपनी समिति को जो है रिपोर्ट 1835 में सौंपी थी और इस समय गवर्नर जनरल तो बेंटिंग था, ये आप जानते होंगे, कल हमने पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक। तो इसी के काल में इसने जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये रिपोर्ट शिक्षा के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो ये क्या क्या सिफारिश की थी इसके बारे में आप जान लीजिए। मैकाले जो है एक कट्टर व्यक्ति था। ये इसको समिति का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था कि ये ब्रिटिश शिक्षा को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव थे। ये भारतीयों की जो शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा, इनके लिए इसका निगेटिव, बहुत ही निगेटिव जो है ख्याल रहता था। इनका विचार क्या था, देखिए, ये हम अभी हमने देखा था टिप्पणी। ये लोगों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो वर्ग रक्त रंग में भारतीय हो लेकिन स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी हो, ताकि आगे बढ़कर वो अंग्रेजों का समर्थन कर सके, भारत जो अंग्रेजी शासन थी उनका समर्थन कर सके, अंग्रेज भक्त बन सके और ब्रिटिश वस्तुओं का जो है, ब्रिटिश वस्तुओं का क्या करे, वो बाजार जो है, बाजार खपा सके, ब्रिटिश वस्तुओं की मांग करे, ठीक है। तो ये चाहते थे। इसका एक और वही कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोगों को हम लोग कई बार बता भी चुका है कि इसने भारतीय शिक्षा को अपमानित करने के लिए एक बार कहा था, इसी समय 1835 ईस्वी के आसपास कहा था कि संपूर्ण भारत की जो साहित्य है, जो धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी को मिला के भी यूरोप की जो लाइब्रेरी है उसके एक अलमारी की जो किताब रखी है ना, वो उससे बेस्ट है। मतलब पूरे भारत की किताब जो है यूरोप के एक अलमारी की किताब से अच्छी नहीं हो सकती, मतलब वो उससे बेहतर है एक अलमारी की किताब। तो ये बात इसी के बारे में कही जाती है और बहुत ही फेमस कथन है। ये भारतीयों को जो है हतोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रवादी भावना को जो है कुंठित करने के लिए कहा था इसने। इसका एक और भी महत्वपूर्ण जो है मैं बताता हूँ, इसने ये घुसपैठ का सिद्धांत या डाउन वाल फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत या ट्रिकल डाउन जो है थ्योरी का सिद्धांत दिया था मैकाले ने। इस थ्योरी, ये ऐसा थ्योरी क्यों कहा जाता है, इसने कहा था कि देखिए, अब कम समय में एक तो ब्रिटिश सरकार बहुत ही कम पैसा दे रही थी। कहा था कि 1813 में 1 लाख रुपया दिया था और कहा था कि पूरे भारत को शिक्षित करना है। तो 1 लाख रुपए में पूरा भारत शिक्षित कैसे हो, इसलिए उन्होंने डाउन वाल फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा कि जो
पूरे भारत को शिक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए आप जो है समाज के जो उच्च वर्ग हैं, जो पहले से पढ़े लिखे, जो संस्कृत हैं, उनको थोड़ी सी शिक्षा दे दो। वो समाज में नीचे आके निचले वर्गों को पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों को। जैसे आपने 10 लोगों उच्च वर्गों को जो पहले से शिक्षित है उसको पढ़ा दो, तो वो समाज में आके 50 लोगों को पढ़ाएगा, वो 50 लोग फिर से 250 लोगों को पढ़ाएगा, वो आगे 1000 लोगों को पढ़ाएगा। तो इस तरह से जो है शिक्षा भारत पूरे भारत में फैल जाएगी। यही बात को डाउनवाल फिल्ट्रेशन अथवा ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा जाता है। मतलब ऊपर से शिक्षा जो है ट्रिकल डाउन होके रिस रिस के जो है नीचे तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है मैकाले ने ही दिया था, और इसकी शिक्षा पद्धति की सबसे बुरी बात यही थी। इसके कारण जो है भारत में शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया था। समाज के जो उच्च वर्ग थे उन्हें ही शिक्षित कर दिया गया था। उच्च वर्ग तो पहले से भी शिक्षित थे, यदि उन्हें शिक्षित करना होता तो भारत के समाज के जो और वर्ग हैं, जो अशिक्षित वर्ग हैं, जिन्हें शिक्षा से हमेशा से प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक वंचित किया जाता रहा, यदि उन्हें शिक्षित करना होता तो वो प्राचीन काल और मध्यकाल में भी शिक्षित कर सकते थे, क्योंकि तब भी वो वही विद्वान थे, वो भी वही संस्कृत जानते थे, वेदों के ज्ञाता थे। उस समय तो भारतीय को जो है छोटे जो निम्न जातीय थे उन्हें तो शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं था। यदि ये लोग चाहते तो भारतीय को शिक्षित कर सकते थे। अब अंग्रेजों ने फिर से जो है शिक्षा को फैलाने की जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी। कहा कि अब मैं तुम्हें अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा देता हूँ और तुम जाकर के समाज के जो निचले तबके हैं उसको जाकर शिक्षित कर दो। ये वही लोग हैं जिसकी परछाई से भी कुछ लोग डरते थे, अब उसे शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिसके छुआछूत से ये सब डरते थे कि यदि छू लेगा तो हम अपवित्र हो जाएंगे, उसकी परछाई हम पर पड़ जाएगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इनको शिक्षा का भार दिया गया था कि भाई आप हमें नीचे लोगों को शिक्षा दो। परिणाम क्या हुआ आप देख सकते हैं कि 1835 है और आज 2035 आने वाला है, 200 साल बीतने को है, आज भी भारत के वर्ग जो है शिक्षित नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये औपनिवेशिक शिक्षा में है, और उससे पहले तो प्राचीन काल से ही तो था ही। ठीक, इसलिए हमने कहा कि इस समय की जो शिक्षा व्यवस्था है आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरा मैकालियन प्रणाली, मतलब मैकाले को जो मानने वाली जो लोग थे, इसकी प्रणाली, इसने भारत के उच्च वर्गों को जो है शिक्षित करने का एक व्यवस्थित प्रयास किया था। ये जनता की सामान्य वर्ग को जो है शिक्षा फैलाने का लक्ष्य नहीं था इनका, और इसीलिए इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इसका मकसद था अंग्रेजों को भारत में जो है शिक्षा लाने के लिए। एक मकसद ये भी था कि वो भारत इंटरप्रेटर के रूप में काम करे, अंग्रेजी मतलब भारतीय जनता और अधिकारी के बीच में एक दुभाषीय का काम करे। तो इसका भारत में शिक्षा प्रसार का अच्छा एक मकसद ये भी था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन देने के लिए इसने अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। लेकिन भारत की जो शिक्षा थी, प्राच्य शिक्षा जिसे कहते हैं, जिसे भारतीय मतलब तमिल, हिंदी, मलयालम, बंगाली, इस शिक्षा के लिए उन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया था। ठीक है, बल्कि उसमें से जो भी था उसमें से भी कटौती कर दी गई थी। तो इसका जो है ये मैकाले ने ही सिफारिश की थी ऐसा करने को, इसलिए इसकी सिफारिश को आप बहुत ही बेहतर ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि पूछ दिया जाता है इस समय से। अगला था चार्ल्स वुड का डिस्पैच। इन्होंने भारत की शिक्षा के लिए, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भारत की शिक्षा के लिए बहुत ही फेमस आयोग था चार्ल्स वुड। इसने जो है डिस्पैच ने इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1854 में। ठीक है, इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने पश्चिमी शिक्षा का जो शिक्षण करना है, सरकार की शैक्षिक नीति का लक्ष्य बताया गया था इसकी सिफारिश में। इसने 5 प्रांतों में से प्रत्येक प्रांतों में जो है, पांचों के पांचों प्रांतों में सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना करने का सुझाव दिया था। और इसी डिस्पैच के आधार पर जो है पांचों जो उस समय के जो प्रेसिडेंसी थे, जो प्रांत थे, उसमें सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी गई थी 1857 ईस्वी तक। इन्हीं डिस्पैच के सिफारिश पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, और अगले 1857 ईस्वी में ये तीनों के तीनों यूनिवर्सिटी जो है स्थापित हो जाता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी 1857 में इसी डिस्पैच के सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। ये इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। इसने प्राथमिक विद्यालयों में जो है स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्थानीय भाषा के महत्व को देखा था। एक और चीज था इसका, इसने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी जोर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि पहली बात तो इसने स्थानीय भाषा की शिक्षा को महत्व दिया था और महिलाओं को शिक्षा पर, और दूसरा इसने व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया था कि व्यावसायिक शिक्षा को भी पढ़ाया जाए। तो इसलिए इसके महत्व को देख करके इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत की शिक्षा के लिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
इसके बाद हंटर शिक्षा आयोग गठित की गई थी 1882-83 ईस्वी में। तो आपके लिए सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है। मैंने यहाँ पर दे दिया है शिक्षा आयोग, लेकिन एग्जाम में आपसे नहीं दिया जाएगा, ये हटा देगा और सीधे देगा हंटर आयोग, क्योंकि उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम केवल डब्ल्यू हंटर था। ठीक है, तो ये आयोग किससे संबंधित था, कब गठित की गई थी, किसके शासनकाल में गठित की गई थी, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके जो है सिफारिशें क्या क्या की थी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, ये जो 1854 का जो डिस्पैच हुआ था और उसके बाद सरकार ने जो परिवर्तन किया था उसका मूल्यांकन करने के लिए इसको गठित किया गया था। ये केवल स्कूली शिक्षा स्तर तक की जांच करनी थी, यानी कि इसे जो है इसे अपर शिक्षा कॉलेज शिक्षा की जांच नहीं करनी थी, विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच नहीं करनी थी। इस शिक्षा आयोग ने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना की सिफारिश की थी और इसी के आधार पर जो है इसी के सिफारिश के आधार पर 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी की। और 1887 में अब देखते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना जो होती है इसकी, ये भी इसी की समिति के सिफारिश, इसी आयोग की सिफारिश पर इस समिति इसका जो है विश्वविद्यालय का गठन होता है। अगला आ जाता है कर्जन का शासनकाल, लॉर्ड कर्जन। इसके काल में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 ईस्वी में। इससे पहले ये थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, रैले आयोग। तो आप ये याद रखिएगा, रैले आयोग जो है इसी के शासनकाल में गठित किया गया था 1902 के आसपास। और इसी आयोग ने सिफारिश की थी कि एक अधिनियम पारित किया जाए और उस अधिनियम में प्रबंध किया जाए कि भारत के जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं उस यूनिवर्सिटी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दी जाए। ऐसा इसलिए किया गया था कि उस समय बंगाल में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत सारी बढ़ रही थी। आपने देखा था कि उसी क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी समय में कांग्रेस से पहले जो जितने सारी राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ था वो सारे बंगाल में ही हुआ था और बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू हो गई थी। तो अब इस सभी का गतिविधियों का जड़ था जो युवा वर्ग, जो पढ़े लिखे लोग थे, इन सभी का वर्ग था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यूनिवर्सिटी एक्ट लाया और यूनिवर्सिटी में ही उसने सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया था। ठीक है, अब वो सरकार की जब निगरानी हो जाएगी तो सभी विद्यार्थियों पर नजर रखना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था 1904 ईस्वी में और ये इस समय गवर्नर जनरल जो था वाइसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला गठित होता है आयोग, सैडलर आयोग 1917 से 19। इसने जो है अपने आयोग की रिपोर्ट में जो दिया था वो उसकी रिपोर्ट के आधार पर उस समय कुल 7 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक मैसूर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी जैसे 7 यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैसूर यूनिवर्सिटी अथवा बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, हमने देखा था कि जो बनारस में जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने, अब वही जो है ये बनारस यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो जाएगा इस कमेटी के सिफारिश के आधार पर। द्वैध शासन के अधीन शिक्षा 1921 से लेकर के 1937 हमने देखा था कि चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आया था 1919, उसमें जो क्या किया गया था, द्वैध शासन स्थापित किया गया था। उसके काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इस सुधार अधिनियम के जो है इस सुधार अधिनियम जो 1919 का अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत शिक्षा जो है केंद्रीय विषय से हटा करके प्रांतीय विषय बना दिया गया और शिक्षा को जो है प्रांतों की जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री के ऊपर सौंप दिया गया कि भाई शिक्षा का अपने राज्य के भीतर शिक्षा का विकास तुम खुद ही करो, अब केंद्र इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तब से जो है भारत का शिक्षा जो है ये प्रांतीय विषयों में ही नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। और वर्तमान में तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में इसे संवर्धित सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन इस समय इसे प्रांतों में डाल दिया गया था और उससे पहले ये केंद्रीय सूची में था। हार्टोंग समिति 1929, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर दिया, लेकिन शिक्षा में जल्दबाजी अथवा विस्तार अथवा अनिवार्यता को लागू करने की नीति की निंदा की थी। ठीक, वर्धा शिक्षा योजना 1937, इसे महात्मा गांधी ने 1937 में अपने अखबार में और हरिजन जो था इसका पत्रिका, इसमें एक लेख के माध्यम से इस योजना को प्रस्तुत किया था, वर्धा योजना को प्रस्तुत किया था। तो इसके जनक, वर्धा योजना के जनक आप कह सकते हैं कि ये महात्मा गांधी हैं और 1937 में दिया था अपने अखबार जो है उसकी न्यूज़पेपर हरिजन समाचार पत्र में। इस शिक्षा का उद्देश्य था गतिविधि के माध्यम से सीखना, मतलब काम करते करते जो है सीख जाना। तो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था इसी पर आधारित थी इनकी, जिसे व्यावसायिक शिक्षा आप कह सकते हैं। यदि कोई बढ़ई है तो अपने
पुत्र को जो है बढ़ई की शिक्षा देगा, काम करते करते ही उसे शिक्षा दे देगा। कोई कुम्हार है तो फिर वो अपने बच्चों को उसी की शिक्षा देगा, डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी के पैसा देगा। तो यही था गतिविधि की शिक्षा। ठीक है। 1937 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी का जो ये शिक्षा वर्धा शिक्षा का जो प्रस्ताव था, इसे स्वीकार कर लिया गया था और भारत में इसे उस समय थोड़े दिन के लिए लागू भी किया गया था। लेकिन अब 1939 में जो है 1939 में ही अब देखते हैं कि कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है इस्तीफा दे देता है। तो इसके लिए ये योजना जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। उसके बाद ये योजना कभी लागू ही नहीं होता है। 1919 में ही कांग्रेसी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है सभी प्रांतों से। उसके बाद प्रांतों पर फिर से केंद्रीय सरकार जो है गवर्नर जनरल का शासन शुरू हो जाता है। तो फिर कुल मिला के ये शिक्षा लागू ही नहीं हो पाती कभी भारत में। ठीक। अगला था सर्जेंट शिक्षा योजना 1944 ईस्वी। इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, इसके लिए प्री प्राइमरी शिक्षा की सिफारिश की थी इसने। अब तक केवल प्राइमरी शिक्षा की बात की जा रही थी, लेकिन किसी ने प्री प्राइमरी शिक्षा की बात नहीं की थी। लेकिन पहली बार जो है 1944 ईस्वी में इसने कहा था कि भाई 5 वर्ष से बच्चों के छोटे बच्चों के लिए भी यानी कि प्री प्राइमरी की शिक्षा देनी अनिवार्य है। ठीक है। तो इसके लिए जो है ये शिक्षा व्यवस्था की गई थी। कहा था 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला आता है राधा कृष्णन आयोग 1948। ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था और इसके अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग ने भारत की विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति की समीक्षा की और इसकी विकास के लिए सिफारिश की थी। तो आपसे पहली बात ये पूछा जा सकता है कि राधा कृष्णन आयोग कब गठित की गई थी? 1948 में। किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। क्या सिफारिश की थी? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य केवल भारत के विश्वविद्यालयी शिक्षा को समीक्षा करना था। केवल भारतीय विश्वविद्यालय, ये स्कूली स्तर की 10वीं 12वीं के जो स्कूल थे, माध्यमिक स्तर के जो स्कूल थे, इसके कोई लेना देना नहीं था। अगला था कोठारी आयोग। ये 1964 में गठित की गई थी और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में इसने निम्नलिखित सिफारिश दी थी। इस आयोग के अध्यक्ष जो था, इसका नाम था दौलत सिंह कोठारी। ठीक है। इसने सिफारिश की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो है केंद्रीय बोर्ड बनाया जाए। हमने देखा था कि सभी एग्जाम जो है अभी स्टेट बोर्ड ले रहा है, उसके बाद केंद्र स्तर पर भी बोर्ड गठित की जाए। इसकी सिफारिश इसी ने की थी। कहा था कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए। 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा की जाए, मतलब पढ़ाना जरूरी है, इस तरह का प्रबंध किया था। और बाद में देखते हैं कि आप यही जो है RTE का अधिनियम बनता है, राइट टू एजुकेशन, जो हमारा एक्ट आता है 1909-10 में, इसका आधार यही था। ठीक है। RTE का प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को मातृभूमि में पढ़ाया जाए। प्राइमरी जो कक्षा है उसमें आप उसकी मातृभूमि में मातृभाषा में शिक्षा दें, और जब वो माध्यमिक में चले जाएं तब उसे क्षेत्रीय भाषा जो है हिंदी, तमिल, ये सब भाषा सिखाएं। और जो हायर में चले जाए तब अब उसे अंग्रेजी सिखा सकते हैं। इसने भी 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा देने की सिफारिश की थी। देखिए अब कोठारी आयोग और सर्जेंट शिक्षा योजना में क्या अंतर है। इसने भी प्री प्राइमरी की सिफारिश की थी, लेकिन ये 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए किया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 से 3 साल के लिए जो है प्री प्राइमरी की सिफारिश कर रहा है कोठारी आयोग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। और इसी आयोग की सिफारिश पर जो है भारत में प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई थी। तो इसकी सिफारिश किसने की थी? ये कोठारी आयोग के ही आधार पर आधारित था। ये स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी और ये कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर ही आधारित था, उसी की सिफारिश पर गठित की गई थी। तो इसमें यदि पूछे कि इसमें क्या क्या प्रबंध किया गया था प्रथम शिक्षा नीति में, तो इसमें ये सभी प्रबंध शामिल था जो कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी। तो आप पीछे पलट कर देखिएगा कोठारी आयोग ने क्या क्या सिफारिश की थी। तो नैतिक शिक्षा आपको याद होगा, उसके बाद प्री प्राइमरी लेवल की जो 103 वर्ष के लिए क्या था वो आपको याद होगा। तो कोठारी आयोग की सभी बातों को इसमें शामिल कर लिया गया था। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट उसी पर आधारित थी। स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति जो है ये 1986 ईस्वी में पारित होता है। इस नीति के तहत विकलांग बच्चों के लिए भी जो है एकीकृत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इसने सुझाव दिया था कि आजकल के जो कॉलेज से एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटी से बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं ना, जैसे कि 100 यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं जो एक ही यूनिवर्सिटी से अटैच होता है। तो इसने कहा था कि भाई ऐसा नहीं करो, कॉलेज को स्वतंत्र रूप से स्थापित करो अपने आप में। जैसे कि JNU है,
उसी में कॉलेज है उसका और उसी में वो यूनिवर्सिटी है। तो एकीकृत उसने इंटीग्रेटेड रूप से जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्थापित करने की, जिसे स्वायत्त कॉलेज कहते हैं, ये स्थापित करने की सलाह दी थी दूसरी शिक्षा नीति में। उसके बाद भारत में बहुत सारे किया भी गया था। ठीक है। राममूर्ति समिति 1990, 1990 में ये भी शिक्षा से संबंधित था। और ये शिक्षा नीति की जो है, ये जो शिक्षा नीति थी, दूसरी शिक्षा नीति, इसकी समीक्षा करने के लिए इसको गठित किया गया था। इसके बाद फिर से एक समिति गठित की गई थी, यशपाल समिति 1993। इसका मकसद भी यही था, ये पिछली जो शिक्षा नीति थी इसका क्या करना था, उसे समीक्षा करना था और मूल्यांकन करके सरकार को रिपोर्ट देनी थी। ठीक है। इन्हीं रिपोर्ट के बाद फिर से एक कस्तूरी रंगन समिति गठित की जाती है 2017 में। ये आपने इसको डिटेल से करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, मैंने इसे एक लिंक बनाने के लिए यहाँ पर दे दिया है, आप डिटेल से खुद वहाँ पढ़े होंगे। कस्तूरी रंगन जो है इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। इसकी अध्यक्षता में एक शिक्षा पर समिति गठित की गई थी। इसने बहुत सारी सिफारिश दी थी। उस बहुत सारी सिफारिश में सबसे प्रमुख सिफारिश थी कि एक फिर से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाए। और इसी जो है इसी सिफारिश के आधार पर, इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत की जो तीसरी शिक्षा नीति है वो 2020 में लाया गया था। इस कमेटी ने 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली की लागू की थी, यानी कि प्राइमरी, हायर स्कूल, फिर कॉलेज लेवल, फिर ये हायर लेवल यानी ग्रेजुएशन, इसने 4 वर्ष की करने की सिफारिश की थी। तो इस प्रकार की सिफारिश आपने करंट अफेयर्स में पढ़ाई होगा, इनके बहुत सारे। मैंने एक लिंक बनाने के लिए जोर दिया है कि यदि शिक्षा के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो इतनी सारी बातों को आपको याद रखना होगा। अब हम जो है यहाँ पर आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसकी प्रभाव क्या पड़ा था। सबसे पहले हम लोग स्थानीय शिक्षा के लिए देख देते हैं कि औपनिवेशिक काल में स्थानीय शिक्षा के लिए और टेक्निकल शिक्षा के लिए। तो पहले हम स्थानीय शिक्षा के देख लेते हैं, उसके बाद हम तकनीकी शिक्षा के लिए क्या विकास किया गया था वो भी हम देखेंगे। ठीक है। एडम्स की रिपोर्ट आई थी, विलियम एडम्स की, बंगाल और बिहार में स्थानीय शिक्षा पर 1835 में, 1836 में और 1838 में रिपोर्ट आई थी, जिसमें स्थानीय शिक्षा में बहुत सारी कमियां थी उसको उजागर किया था और सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर आप देखते हैं कि बाद में जब चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है तो उसके बाद सारी स्थानीय शिक्षा पर जोर देने की कोशिश की जाती है। इस समय आपने देखा कि 1835 में मैकाले मिनट प्रकाशित हो जाता है, तो इसमें इस स्थानीय शिक्षा पर कोई बात नहीं करता ये मैकाले मिनट में। लेकिन उसके बाद जो गठित की गई थी जितने भी कमेटी, उसमें सभी ने स्थानीय शिक्षा पर जोर देने की बात की थी। 1843 से 53 तक उत्तर पश्चिम प्रांत जो है के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जेम्स जोनाथन डंकन। इन्होंने प्रत्येक तहसील में एक मॉडल स्कूल के रूप में सरकारी स्कूल स्थापना के प्रयास किया था। और साथ ही अपने प्रत्येक तहसील में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की कोशिश की थी। दूसरा, स्थानीय स्कूल के शिक्षकों के टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की थी इसने। इसके लिए एक सामान्य स्कूल की, जनरल स्कूल की स्थापना की थी। तो ये सभी प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किया गया था और प्राथमिक स्तर पर ही करने की कोशिश की गई थी। दूसरा, 1853 का जो 54 में जो आया था प्रसिद्ध मैकाले मिनट, आप देखते हैं उसमें जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसने भी स्थानीय शिक्षा के लिए बहुत सारा समर्थन किया था। ठीक। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854, इसने स्थानीय शिक्षा के लिए कई प्रावधान किए थे। फलतः उसने इसी के कारण जो है 1854 से 1871 तक सरकार ने माध्यमिक और स्थानीय शिक्षा को भी प्राथमिकता दी थी। इसका परिणाम क्या निकला कि स्थानीय स्कूलों की संख्या में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हो गई थी इनके परिणाम से, क्योंकि इसने चार्ल्स उसके डिस्पैच में जो है बहुत सारी स्थानीय शिक्षा के लेकर के प्रावधान किया गया था। हंटर शिक्षा आयोग 1882 में जो गठित किया गया था, इसने भी स्थानीय शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारी सिफारिश की थी। 1904 की जो शिक्षा नीति आई थी, 1904 में जो आयोग गठित किया गया था, उसने भी स्थानीय शिक्षा में, स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के जो है प्राथमिकता की जरूरत को बल दिया था और इसके लिए धन में वृद्धि करने की भी सिफारिश की थी इसने। हार्टोंग समिति 1929, इसने भी प्राथमिक शिक्षा में उस समय की जो कमियां थी उसको उजागर किया था। गांधी की वर्धा योजना तो आपने देखा ही था 1937 ईस्वी में। ठीक है। 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस स्कूल की स्थापना को प्रोत्साहित किया था। जब 1937 में प्रांतीय सरकार की स्थापना होती है, कांग्रेसी मंत्रिमंडल सरकार की स्थापना होती है, तो सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने जो है प्रांतों में स्कूल स्थापना की थी। प्राथमिक और माध्यमिक देशी भाषा के जो स्कूल है उसकी स्थापना करवाई थी। तकनीकी शिक्षा का विकास, 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो भारत में चिकित्सा शुरुआत जो है, चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत पहली बार यहीं से शुरू होता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना 1835 में किया जाता है
और भारत में चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन की नींव यहीं से पड़ती है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 ईस्वी में की जाती है। कलकत्ता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1856। ये आप डेट सब याद रखिएगा, ये सब फैक्ट सब हैं और पूछे जाते हैं बहुत सारे। 1856 में पूना में ओवरसियर स्कूल को पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का दर्जा दिया जाता है और 1858 ईस्वी में इसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संबद्ध कर दिया जाता है, एफिलिएट कर दिया जाता है। ठीक है। मद्रास यूनिवर्सिटी को गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से संबद्ध कर दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जो है चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा इत्यादि जैसे जो है चीज़ों को शामिल करवाया था। कर्जन के काल में ही बिहार के जो पूसा है वहाँ पर एक एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना करवाई गई थी। ये आज भी उसी रूप में है, आज भी विद्यमान है। तो इस तरह से हमने देखा कि औपनिवेशिक काल में तकनीकी शिक्षा के काल में भी थोड़े बहुत प्रयास किए गए थे, बहुत ज़्यादा प्रयास तो नहीं किए गए थे। अब इतने सारे जो देखते हैं, ये कम से कम 4-5 राज्यों को मिला करके आप देख सकते हैं कि एक राज्यों में स्थापित किया गया था। तो इतनी बड़ी विशाल साम्राज्य में यदि 2-3 यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी जाए तो यहाँ पर पढ़ने कौन जाता होगा? क्या निम्न वर्ग के लोग जाते होंगे या मिडिल क्लास के लोग जाते होंगे? ऑब्वियस है कि सभी उच्च वर्ग के लोग होंगे। इसकी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव क्या थे हम लोग देखते हैं। इसको शासन पर प्रभाव, इसका मकसद था कि छोटे छोटे लिपिक की जो है कर्मचारी या क्लर्क वर्ग पर जो है क्लर्कों की नियुक्ति की जाए। तो उसने अंग्रेजी शिक्षा के मकसद से अंग्रेजी शिक्षा प्रसार करके उसने क्लर्क को जो है, इसका मकसद तैयार हो गया था, छोटे छोटे जो क्लर्क थे इसको मिल गया था, ये इसका प्रभाव था। एक अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में आ गई थी, ये भी इसका प्रभाव था। राष्ट्रीय चेतना का विकास, ये उसका गलती से हो गया था। वो तो चाहा इसका उल्टा था कि भारतीयों में राष्ट्रीय भाषा का विकास न हो, लेकिन ये इसका उल्टा प्रभाव हो गया था। ठीक है, क्योंकि भारतीयों ने आपने देखा था कि यूरोपीय साहित्यों को पढ़कर, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़कर जो है पुनर्जागरण कर दिया था। और पुनर्जागरण के बाद आपने देखा ही था कि बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन और पत्र पत्रिकाएं शुरू हो गई थी। तो यही सभी चीजें थी। इसके काल में देखिए सामूहिक शिक्षा का उपेक्षा की गई थी। सामूहिक शिक्षा मतलब जो भारत की जो मास एजुकेशन था, भारत में जो निम्न वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उनको शिक्षित करने की कोशिश नहीं गई थी। परिणाम ये था कि 1911 ईस्वी में भारत की अशिक्षा दर जो थी, ये साक्षरता नहीं है, ये अशिक्षा दर है 94%। यानी कि साक्षरता दर केवल 6% था। 1911 में केवल साक्षरता दर जो कितना था, केवल 6% था। और 1921 ईस्वी में ये बढ़कर 8% हो गई थी भारत की शिक्षा दर। और ये 92% लोग अशिक्षित हैं, 92% लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, तो ये इसकी वो था। केवल वो जो आपने देखा था कि मैकाले की जो ये जो थ्योरी था कि ऊपर से शिक्षा, रिस के ट्रिकल डाउन वाली जो थ्योरी थी, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ऊपरी लोगों को शिक्षा दे दो और नीचे से उसे रिस के नीचे लोगों तक आ जाएगा। तो इसी नीति का खमियाजा इनको भुगतना पड़ा था। इसने अंग्रेजों ने जितने लोगों को शिक्षित किया, शिक्षा आज भी वहीं तक सीमित रह गई, वो नीचे लोगों तक कभी आई ही नहीं। ठीक है, तो यही था। दूसरा, इसने महिलाओं को पढ़ाने की कोशिश नहीं की। भारत की जो महिलाएं थी उसको शिक्षित करने की कोशिश नहीं की थी। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि महिलाएं जो हैं वो अंग्रेजों के काम ना आती, वो बैंकों में जाके काम नहीं करती, अंग्रेजों के दफ्तरों में जाके काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको शिक्षित करना भी नागवार गुजरा, उसे शिक्षित करना जरूरी नहीं समझा। दूसरा, भारत की महिलाओं को शिक्षित करने से भारत की सभ्यता और संस्कृति में हस्तक्षेप होता। भारत के जो पुरुष थे उस समय के, महिलाओं पर दबदबा बना के रखता था और उसे चार दीवारी के भीतर रखता था। यदि उसे पढ़ने के बहाने स्कूल में लाया जाए तो अंग्रेज यदि करता तो फिर उसे भी इसके कारण भी उसका जो है विद्रोह झेलना पड़ता। जैसे आपने देखा था कि सती प्रथा के लिए उसको विद्रोह झेलना पड़ा था, बहुत सारे जो बाल विवाह थे उसको लिए से जो है उसका विद्रोह झेलना पड़ा था। ऐसे ही यदि भारतीय शिक्षा का प्रसार करता हो महिलाओं के बीच में तो कहीं ना कहीं भारतीयों का जो विद्रोह का उसको है उसको झेलना पड़ता, इसलिए उसने महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरी नहीं समझे। ठीक, इसने इस काल में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की थी। इस काल में उसने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को केवल गणित पढ़ा के लोगों को क्लर्कों के रूप में भर्ती किया था और अंग्रेजी भाषा पढ़ा के दुभाषीय के रूप में काम करवाया था। इस काल में न तो वैज्ञानिक शिक्षा दी और न ही तकनीकी शिक्षा दी। इस काल में इन्होंने शिक्षा के, भारतीय शिक्षा के दौरान इसने फाइनेंस भी नहीं किया था, वित्तीय सहायता, यानी जिसे फाइनेंस कहते हैं। यदि रकम नहीं देगा तो शिक्षा का विकास कैसे होगा। ठीक है, इसकी शिक्षा प्रणाली की कुछ काम जो है कमियां यानी कि आलोचना, आप इसको देख सकते हैं।
आपके ये कथन और निष्कर्ष में काम आ सकता है। आपके लिए 4 कारण दिए जा सकते हैं परीक्षा में, और कहा जाएगा कि ब्रिटिश शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी खामियां तो ये थी, इन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर जोर देने के क्रम में, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देने के क्रम में भारत की जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी इसकी उपेक्षा कर दी, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, भारत में भी आपने देखा था कि आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी, भारत में भी गणित की शिक्षा बहुत अच्छी दशा थी। आप संस्कृत भाषा ना पढ़ाओ, अरबी फारसी ना पढ़ाओ, धार्मिक शिक्षा ना पढ़ाओ, लेकिन उस काल की जो आपने देखा था कि भारत का सुनहरा जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुनहरा क्षेत्र है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही इसने प्रगति कर ली थी भारत में। तो कुछ तो उसमें से पढ़ाते, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब पूर्ण रूप से जो है पारंपरिक जो भारतीय शिक्षा थी इसकी उपेक्षा कर दी। इसकी जो शिक्षा प्रणाली थी इस वर्ग से केवल उच्च वर्गों को लाभ हुआ था, उच्च वर्गों को लाभ हुआ, और ये पहले तो लाभान्वित हो ही रहे थे अपने मदरसा और गुरुकुल के माध्यम से, ये तो उच्च वर्ग लाभान्वित हो ही रहे थे। अंग्रेजों के आगमन से ये गुरुकुल बंद हो गया ऐसे थोड़ी ना था, गुरुकुल तब भी था, लेकिन सरकारी प्रयास से जो है फिर से जो स्थापित किए जाने लगे थे, इनसे भी लाभान्वित होने वाले वर्ग जो थे केवल समाज के उच्च वर्ग ही थे। इससे क्या हो गया, जिन लोगों को शिक्षा मिल रही थी उन्हीं लोगों को फिर से शिक्षा दी जा रही है, और जिन लोगों को नहीं मिल रही थी वो अभी भी वहीं पर है। तो एक बीच में जो खाई है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की जो खाई है, वो इसके समय में आकर के समाज में असमानता और चौड़ी हो गई थी। ठीक है, ब्रिटिश शिक्षा में रटने और याद करने पर जोर दिया गया था। इसने आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को हतोत्साहित किया था। इसने जो भी कुछ सिखाया आपने रटनों पर जोर दिया होगा। आप देखे होंगे जब आप प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल में होंगे तो आपको पढ़ाए मैथ, केवल गणित। भारतीयों को गणित, और खासकर उत्तर भारत के लोगों को गणित क्यों आता है, इसकी जड़ें आप यहाँ पर देखिए। अभी अभी काफी लोग गर्व से कहते हैं कि यूपी और बिहार वाले को गणित बहुत आता है, गणित में काफी तेज होते हैं। इसकी जड़ें जो है यहाँ पर है, देखिए। ऐसा इसलिए किया जाता था कि ब्रिटिश काल से ही भारतीयों उसे क्लर्क के रूप में भर्ती करना था भारतीयों को, और क्लर्क वही हो सकता था जिसका मौखिक कैलकुलेशन जो है बहुत ही वास्ट हो। इसलिए उन्होंने 20 तक के पहाड़े, 30 तक के पहाड़े याद करवाए थे सबसे, ताकि उसका कैलकुलेशन बहुत ही वास्ट हो जाए। अब उसे 17 का पहाड़ा, 19 का बिहारा, 25 का पहाड़ा, 29 का पहाड़ा उसे सिखवाएगा, रटवाएगा, क्योंकि उसे जो है उसे विज्ञान प्रौद्योगिकी से मतलब कोई नहीं है। उसे समाजशास्त्र नहीं पढ़ाया जाएगा, उसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भारत की जो है संस्कृति के बारे में पढ़े। वो केवल और केवल मैथ पढ़ेगा, जिंदगी भर केवल मैथ पढ़ेगा। तो उसे पता है सबैया डायढ़ा क्या होता है, आपको पता है। अब सवा का पहाड़ा, एक का पहाड़ा तो आपको याद हो, दो का पहाड़ा आपको याद हो, लेकिन सवा का पहाड़ा 1.2 जा 2.5, फिर 3 जा 3.75, इस तरह के पहाड़े आपने कभी पढ़े हो, लेकिन उस काल में ये पढ़ाया जाता था। आपके जो दादाजी होंगे आप जरा उससे पूछिएगा, तो सबैया डौढ़ा का पहाड़ा उस समय पढ़ाया जाता था, और इन सभी का मकसद यही था। डौढ़ा का मतलब होता है ढाई का पहाड़ा, ढाई, ढाई 2 जा 5, फिर 7.5, फिर 10, तो इस तरह की जो है पहाड़े इस तरह सिखवाया जाता था। और इन सभी का मकसद होता था कैलकुलेशन को वास्ट करना, ताकि उसे क्लर्क के रूप में नियुक्त किया जा सके, क्योंकि भारत में उस समय राजस्व इससे वसूलना होता था, और इन्हीं अधिकारियों को, और यही लोग उसे छोटे छोटे जो क्लर्क लेवल के काम करते थे, तो इसीलिए इसे गठित करने के लिए किया गया था। इसकी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था थी जो रटंत पद्धति पर आधारित थी। उसने आलोचनात्मक जो है ढंग से शिक्षा व्यवस्था की नींव नहीं रखी थी। इसकी शिक्षा व्यवस्था सभी भारतीयों के लिए सुलभ नहीं थी। ये भौगोलिक रूप से भी था, और समाज में जो बहुत सारे जो है गरीबी सामाजिक स्थिति थी, ये भी इसका कारण था। इसने लड़कियों की शिक्षा के बारे में कोई परवाह नहीं करी थी। इसने विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में कोई परवाह नहीं की थी। 1857 तक देखते हैं कि पूरे देश में केवल 3 ही मेडिकल कॉलेज और 1 ही इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस हद तक उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाली शिक्षा को उसने इग्नोर किया था। कुल मिला के हमारा जो शिक्षा का जो क्लास था यहाँ पर, औपनिवेशिक काल में शिक्षा, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आज से रिलेटेड यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेस्ट साथी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको पीडीएफ प्रत्येक चैप्टर का जो है यहाँ पर मिल जाएगा, और यदि कुछ चैप्टर के वहाँ पर नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन लेट हो जाता है सेशन के बाद कि अपलोड अप टू डेट नहीं रहता है, लेकिन आप यदि वहाँ से मांगेंगे तो आपको जरूर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।